अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। नाजरीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह बन चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम आलम में अमन की मिसाल बन चुका है। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो दुनिया में बेमिसाल है। उसकी कोई मिसाल सामने नहीं आ सकती। और ऐसी मिसाल पाकिस्तान ने ये साबित करके दिखाई है कि वो हमेशा अमन की बात करता है और अमन से ही आगे बढ़ता हुआ हमेशा से पाकिस्तान दिखाई दिया है। मशरिक़ वुस्ता जंग में 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन मुआहिदा करवाने की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में मुज़ाकराती मेज़ सज गई है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। आपको बताएं कि गैर मुल्की वफूद आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। वहां से तमाम जो वफूद है, चाहे वो अमेरिका का हो या ईरान का हो, जो मुज़ाकराती टीम में शामिल है, तमाम लोग वो निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं और किसी भी वक्त इस्लामाबाद का रुख किया जा सकता है और वहां पर मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। खबर एजेंसी की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक अब नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि रवानगी के मौके पर JD वेंस ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमेरिका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, चालाकी की कोशिश की, तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी मुआहदे से पुरुमीद है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात से कबल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनान पर हमलों में कमी करेंगे, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान जंगबंदी नहीं चाहता, ताहम अपने हुकूक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान सरकारी टेलीविजन पर पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ के इंतजाम को मजीद मौसर बनाया जाएगा और ईरान पर हमला करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मजीद ये भी कहा कि हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आपने हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीका इख्तियार भी किया जाएगा। बहादुर ईरानी कौम इस मैदान जंग में फातेह साबित हुई। दूसरी जानिब हुकूमत ने इस्लामाबाद टॉक्स 2026 के शुरका के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया है। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद टॉक्स के लिए खुसूसी वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी है। इस्लामाबाद टॉक्स 2026 के लिए आने वाले तमाम अफराद को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मिलेगी। तमाम एयरलाइंस को इस्लामाबाद टॉक्स 2026 के शुरका को बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत कर दी गई है। ये तमाम तर जो सूरत हाल आप मशरिक़ वुस्ता की देख रहे हैं और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दोबारा कि पूरी दुनिया की नजरें जो है वो इस्लामाबाद पर रख चुकी हैं और इस्लामाबाद पर मरकूज हैं, इसीलिए क्योंकि आज मुज़ाकरात होने हैं। अमेरिका की तरफ से मुज़ाकराती टीम पहुंचने वाली है, साथ ही ईरान की तरफ से मुज़ाकराती टीम जो है वो आज इस्लामाबाद पहुंचेगी और उसके बाद पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा किरदार है वो नुमाया किरदार तौर पर पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। आज मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और वहाँ क्या होना है, किस तरीके की सूरत हाल होगी, ये तमाम तर सूरत हाल हम आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, रहनुमा नून लीग खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पैनल के अंदर चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद और साथ कॉरेस्पोंडेंट आयशा नाज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, वहाँ के इंतजामात कैसे हैं? सब लोगों की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज हैं, क्या देख रही हैं? इंतजामात के हवाले से भी बताइएगा और कौन कौन पहुँच गया है और किस किस तरह की तैयारियां हैं वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो अपना बेहतरीन किरदार अदा करने वाला है और करने जा रहा है, जिस हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और आलमी अमन के लिए जो पाकिस्तान के एफर्ट्स है उसको भी तमाम ममालिक की जानिब से खराजी तहसीन पेश किया जा रहा है। इस वक्त सबकी नज़रें इस्लामाबाद पे और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है और परसों से ही इस्लामाबाद जो है वो फौज ने उसका इंतज़ाम जो है वो संभाल लिया है। इस्लामाबाद के हर चौराहे पे, हर सड़क पर हम देख रहे हैं कि सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। कल से ही ईरानी वफूद और जो अमेरिकी वफूद जो थे वो यहाँ पर लैंड करना शुरू हो चुके थे और उनको सख्त सिक्योरिटी में उनके मुकामात तक पहुंचाया गया था। और इस वक्त की भी अगर बात की जाए, जितना भी एक्सटेंडेड रेड जोन है उन तमाम एरियाज को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही वहाँ पे जो ऑफिसेज हैं उनको भी सील करवा दिया गया है, क्योंकि बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है। और साथ में ये जो टॉक्स हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान और आलमी अमन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दुश्मन की नज़र
है कि इस मुज़ाकरात को सबूताज किया जाए। एक तरफ जहां इसराइल है, वहीं पे भारत जो है वो भी शरारत कर सकता है। इस वजह से तमाम खदशात को पेश नजर रखते हुए इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हाई अलर्ट किया गया है। यहाँ पर एफसी एहलकार तैनात किए गए हैं, खवातीन जो हैं वो भी एहलकार तैनात की गई हैं। इस हवाले से आईटी इस्लामाबाद के अहकामात पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है। आईटी इस्लामाबाद ने जिले भर में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन के अहकामात जारी किए हुए हैं। थाना सेक्रेटरीट, थाना भाराको, थाना खन्ना, थाना शमशाबाद और थाना संभल के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो किया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में तकरीबन 901 अफराद और 323 घरानों को चेक किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 74 दुकानें और 26 होटल जो हैं उनकी भी चेकिंग की गई है। 180 मोटरसाइकिलों और 73 गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई है। 26 मशकूक अफराद और 13 मोटरसाइकिलों को मजीद जांच पड़ताल के लिए मुतलका थानों में भी मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा मंशियात फरोश में मुलविस मुल्जिमान जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग को मजीद सख्त और मौसर बनाने के लिए खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं और पूरे शहर में तमाम पेट्रोलिंग यूनिट्स और खुसूसी स्क्वाड गश्त कर रहे हैं। सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद हैं, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो हमारे जो मेन पार्टीज हैं जिनके दरमियान मुज़ाकरात करवाने हैं, रात में या सुबह में पाकिस्तान में लैंड करेंगे। इस वक्त जो है मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और आपको ये भी बताते चलें कि तकरीबन 50% जो मुज़ाकरात हैं वो तो कामयाब माने जा रहे हैं, लेकिन जो अहम शराइत हैं दोनों फरीकैन की, उसके ऊपर अभी मामलात पे डिस्कस करना बाकी है। ईरान ठीक है आयशा, इस हवाले से मज़ीद भी आपसे मैं डिटेल्स लेती रहूंगी कि इस्लामाबाद में क्या इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें इस वक्त वहीं पर हैं। इस मुज़ाकरात के हवाले से, तमाम सिचुएशन के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पैनल से चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। क्या समझते हैं अब्दुल्ला हमीद साहब कि जिस तरीके से हम ग्लोबली चेंजेस तो देख ही रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान की जो जीत, हम सब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पहले कहाँ किस पोजीशन पे था और अब किस पोजीशन पर आकर खड़ा हो चुका है। मुस्तकबिल में हम सियासत को किस मंजरनामे की तरफ तब्दील होते हुए देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मौजूदा सूरत हाल का, ये नहीं कहा जा सकता कि हतमी तौर पे कि इसमें कामयाबी होगी। पाकिस्तान का काम सिर्फ इतना था कि फरीकैन को टेबल पे लाए और आर्जी जंग बंदी हो जाए, जो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मुस्तकिल हो जाएगी। लेकिन गारंटी देना ज़ाहिर है पाकिस्तान का काम नहीं है। गारंटी देना इस सिलसिले में ये फरीकैन पे डिपेंड करता है। अमेरिका को भी मेरे ख्याल में समझ आ गई है कि ये जंग जीतना उनके लिए अब मुमकिन नहीं रहा, और ईरान को भी पता है कि इसी तरीके से बमबारी अगर होती रही तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस सब के अंदर खलीजी ममालिक का जो नुकसान हुआ है वो बिलियन ऑफ डॉलर हुआ है, और अमेरिका की साख तो वैसे ही मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है। अब पाकिस्तान के अंदर जो ये बैठक है, ये पूरी दुनिया की उम्मीदों का मरकज़ बना हुआ है, और दुनिया को मालूम है कि एक तीसरी आलमी जंग तो शुरू हो चुकी है मुआशी सतह के ऊपर, जिसके असरात कुछ तो नमूदार हुए हैं और कुछ आने वाले वक्तों में नमूदार हो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि इस इस्लामाबाद की जो एक महफिल है, इसके अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का क्या किरदार है वो तो सामने तौर पर आ चुका है कि पाकिस्तान अमन की बात करता है और अमन के ज़रिए ही तमाम तर जो चीज़ें इस वक्त जो है वो हम चलती भी देख रहे हैं। अच्छा, खादिम अली यूसुफजई साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं कितनी बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आई है, किस तरीके से इस चीज़ को टैकल किया जा रहा है, साथ ही क्या तासुरात है तमाम हमारी पार्टीज़ के भी, जो कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी तमाम तर सिचुएशन इस वक्त चल रही है, उनकी क्या फीलिंग्स है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत पाकिस्तानी मुझे तो फख्र महसूस होता है और हर पाकिस्तानी को आज के दिन जो है फख्र महसूस करना चाहिए। हमारा जो इस्लाम के नाम पे बना इस्लामाबाद है, दुनिया का दूसरा खूबसूरत दारुल खिलाफा है, आज वो सफारती पावर हाउस बन चुका है और इस्लामाबाद के शुमार उन शहरों में होने लगा है जहाँ पे जो है ये आलमी अमन और उसकी जो बड़ी सफारतकारी की बातें होती थी, वो उसका शुमार भी वियना और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जैसे हो रहा है।
तो जनेवा जैसा हो रहा है, बस ब्रसेल्स जैसा हो रहा है, तो ये हमें बड़ी काबिल फख्र बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने देखें पूरी दुनिया की जो अमन थी, और ये आज से जो उन्होंने कहा कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा, तो उसमें आधा घंटा रह गया था, तो उसने एक बहुत बड़ी जंग को रोका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज जो है पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान जो है वो अब्दुल्ला भाई बेहतर तरीके से बता देंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आलम इस्लाम का एक ऐसा मुल्क है जो एटमी कुव्वत है, जिसकी फौज जो है वो आलम इस्लाम की सबसे मजबूत फौज है। और हम माशी तौर पे बहुत वो थे, आज से 2 साल पहले जो है जो हालात थे, बल्कि 2-3 साल पहले जब पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, और फिर ये क़यादत जो है जो शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में एक बेहतरीन काम हुआ। और पिछले साल अल्लाह ताला ने हमें जो फतह दी, फतह मुबीन था, वो उसके बाद जो है ना, ये आज जो सफारती महाज पे जो काम हुआ, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। और ये जो है इस पे जो है दुख है इसराइल को और हिंदुस्तान को, और एक जो हमारी एक पार्टी है उसको बहुत बड़ा दुख है, पीटीआई। उनके लोग जो है इस हवाले से जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकी हर पाकिस्तानी जो है वो खुश है, लेकिन ये एक फॉरेन फंडेड फितना है, वो जो है आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, और वो चाहते हैं कि जी ये मुज़ाकरात जो है नाकाम हो। अच्छा, आप देखिए मुज़ाकरात तो उसी टाइम कामयाब हो गए हैं, और ये जो है जो आर्जी सीज फायर है, उसका मतलब ये है कि दोनों मान गए। अब जो है जो अमेरिकन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनके वजीर जंग है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उन्होंने अपनी फतह जो है डिक्लेयर कर दी, ईरान उन्होंने अपनी फतह डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जंग आगे नहीं बढ़ेगी। इंशाल्लाह ये सीज फायर जो है मुकम्मल सीज फायर होगा, दुनिया में अमन आएगा, और उसका जो है क्रेडिट मेरे मुल्क को, मेरे पाकिस्तान को जाएगा। और आज जो है ये सब्ज लाली परचम जो है इसकी बात हो रही है, पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान की बात हो रही है, ये हमारे लिए सबके लिए काबिल बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है, और ये कामयाबी पाकिस्तान के नसीब में आई है, जो कि उसका मुकद्दर बनी है। साथ ही जिस तरीके की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने अपनाई है वो काबिल तारीफ है। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप कुछ फरमा रहे थे कि जिस तरीके से तमाम तरह स्ट्रैटेजी जो कि पाकिस्तान की तरफ से मुरतब की गई है, ऐसी सिचुएशन के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब का हमने एक ट्वीट देखा जो कि इजराइल के हवाले से था, और वाज़े तौर पर उसमें बहुत ही क्लियरली बात जो कि वो अपनी डिलीवर करना चाहते थे वो उन्होंने की। ऐसी सिचुएशन में जहां पाकिस्तान अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल जाहिर कर रहा है, आप समझते हैं कि ये ट्वीट किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये ट्वीट होना चाहिए था इस सिचुएशन के अंदर? मेरा ख्याल है कि ये ऐसी किस्म की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इनको इतना मैटर नहीं बनाना चाहिए। हाउएवर आई बिलीव कि जो असल बात है हमें उसके ऊपर देखना चाहिए। जैसे अभी खादिम साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हमें बहैसियत पाकिस्तान फ़ख्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नया दौर देख रहे हैं, एक ऐसा ग्लोबल पावर शिफ्ट देख रहे हैं जिसके धड़कन पाकिस्तान के अंदर शामिल है, और पाकिस्तान की मर्ज़ी में दुनिया की मर्ज़ी है, और पाकिस्तान की नाम में दुनिया का इनकार है। ये है वो असल बात। देखिए, जहाँ तक ट्वीट्स की बात है, ये एक मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता, क्योंकि एक कौम के अंदर एक शिफ्ट आ रहा है। एक ऐसा मुल्क जो कि हुजम में छोटा लेकिन किरदार में बहुत बड़ा। आप देखिए कि 194 ममालिक दुनिया में मौजूद हैं, 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं। पाकिस्तान को ही क्यों ये ख्याल आया कि ये जंग रुकवानी चाहिए, और उसके लिए फिर किरदार, और फिर सबसे बड़ी बात है भरोसा। मगरिब का भी भरोसा, अरब का भी भरोसा, ईरान का भी भरोसा। ये भरोसा एक दिन में हासिल नहीं होता, ये भरोसा बड़ा वक्त लगता है इसके अंदर, और इस सब को हासिल करने के लिए एक मतलब इट टेक्स टाइम। इसलिए अभी जो सूरत हाल है मैं समझता हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुरतुलैन बीबी, वो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, वो ये है कि नया जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसके अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, क्योंकि अमेरिका अभी एक पुरानी पावर हो गई। अभी ऑलरेडी वो एक ऐसी सूरज है जिसको अब गरूब होना उसका ठहर गया है। अब देखिए कि उनका मुकाम ये आ गया है कि वो अब दुनिया में तो तन्हाई हो ही गई उनकी, उनका कोई एलाई साथ नहीं है, उनका कोई इत्तेहादी नहीं है। इजराइल उनके लिए एक एसेट की जगह लाइबिलिटी बन गया, और साथ ही साथ पाकिस्तान जैसा
मुल्क जिसके ऊपर ट्रंप ये कहते रहे कि जनाब मैं तो इनकी जंग रुकवा दी, आज हम उनकी जंग रुकवाने में किरदार अदा कर रहे हैं। व्हाट कुड बी बेटर देन दिस। फिर इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर तो सफ़े मातम इसलिए भी है क्योंकि इंडिया को समझ आ गई है कि उस सारे किरदार में वो तो कहीं खड़ा हुआ भी नहीं है, यानी कि देयर इज नो रोल फॉर इंडिया। और वो उसके ऊपर मीम भी बन रहे हैं, AI वीडियो भी बन रही हैं बड़ी मज़े की। बहरहाल लुबे लुबाब ये है कि आने वाले वक्तों में ये जो गल्फ ममालिक हैं इन्होंने कुछ ने अलाइनमेंट कर ली है अपनी अमेरिका और इजराइल के साथ। ये नुकसान में जाएंगे, खसारे में जाएंगे। आपको मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आप ये देखिए, जब से हमारी ये गल्फ वॉर शुरू हुई है, मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी क्यों ख़त्म हो गई है? आपने नोट किया इस बात को? तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ऐसे हमारे अरब ममालिक कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसकी बुनियाद के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर फंडिंग भी आ रही थी और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रही थी। तो बहरहाल अब ये तो एक अलग बात है। वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है अब्दुल्ला पाकिस्तान साहब, एक जैसे कि आपने अरब ममालिक की बात की, इसी को कंटिन्यू करूंगी। अभी आपने जंग की सूरत हाल के अंदर देखा कि ईरान ने जो है वो सऊदी अरब में अटैक किया, फिर वहाँ पर दुबई में अटैक हुआ, दीगर ममालिक जो कि इसकी जद पे आए, अमरीकी अड्डों पर उन्होंने निशाना बनाया। ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान जो कि सऊदी अरब के साथ एक बरादराना ताल्लुकात हैं, एक बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और हमेशा पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए खड़ा रहा है, ऐसी सिचुएशन में ईरान भी ब्रादर ममालिक है, वो भी पड़ोसी ममालिक है। आप क्या समझते हैं कि जो ये सिचुएशन डेवलप हुई थी वो पाकिस्तान के लिए कितनी डिसबैलेंस थी और उन्होंने किस तरीके से टैकल किया होगा इसको? मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी देखिए कि अभी तक सऊदी अरब के साथ जो हमारा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहदा है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने नहीं आई। इसलिए आपको याद है कि इस मुआहदे के बाद 2 दफ़ा अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। तो सऊदी अरब का भी जो बयान था वो मज़म्मती बयान था और उन्होंने मज़म्मत कर दी। और जो ऑफ़िशियली इस किस्म की कि वो इवेंचुअली आते और वो कोई ऐसे मिलिट्री मदद करते, तो उन्होंने ऐसी तो कोई नहीं की। तो इसलिए ये कह देना कि जी सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात, ये तो क्योंकि हमें उन शिकों का इल्म नहीं है ना, ठीक। इसलिए हम उस पे बात नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आप हो गई, मैं हो गया या खादिम साहब हो गए, हम सब सऊदी अरब के लिए अगर हरमैन पे कोई हमला होगा तो वो तो मेरे ख्याल में उसके लिए मुआहदा होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने अल्लाह से मुआहदा किया हुआ है, वो हम खुद ब खुद ही उस पर निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ ईरान का एक बहुत बड़ा किरदार है और मैं आखिरी बात आपसे ये गुजारिश करूँगा, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोशन मुआशी मुस्तकबिल आपके दस्तक दे रहा है दरवाजे पे। जब ये सैंक्शंस ख़त्म होनी है या ईरान पे जो कि होनी है, 10 में 7 नुकात के ऊपर बातचीत तय हो चुकी है। आयशा नाज साहिबा जैसे बता रही थी, इसमें से वो 50% नहीं है बल्कि 70% उनके ऊपर बात हो चुकी है। और JD वेंट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आ रहे हैं और मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा खैर और उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है। और अमेरिका को भी समझ आ गई है कि उनकी ताकत, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी धमकी कारआमद नहीं हुई और एक मुल्क है वो खड़ा हो गया। और अब देखें दुनिया बाइफरकेट हो गई। दुनिया के अंदर जो बाइफरकेशन हुई उसके अंदर अमेरिका टोटल तनहा हो गया। और आज ये आलम है कि अमेरिका के सदर को और ख़ुद नेतन्याहू को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं क्योंकि मुस्तकबिल में जंगी जराइम उनके सर के ऊपर नंगी तलवार बनकर लटक रहे हैं ठीक। और इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया है। इसलिए याद रखिएगा, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया के अंदर आपको इनको बहुत जल्द इनको अपने अंजाम तक देखेंगी और अरब दुनिया के भी अंदर रिजीम चेंज होने से अब शायद कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं इस वक्त डेवलप होते हुए, उस पे बाज़ तौर पर चेंजेस हमें यही देखने में आ रही है। आयशा, आपसे जानना चाहूँगी, ये ट्वीट की हम बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ के, इस ट्वीट के बाद हुकूमत के अंदर क्या हलचल आपने देखी, किस तरीके की गुफ्तगू वहाँ पर हो रही थी? क्या किसी ने कोई चीज़ इस तरीके की प्रोमिनेंटली सामने ला सके या ख्वाजा आसिफ की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका इस मौजू पर? आयशा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
جی جیسے کہ آپ نے کہا حکومت کی اس وقت ساری توجہ جو ہے ان مذاکرات پہ ہے، مہمانوں پہ ہے، اور یہ جو آپ خواجہ آصف کی ٹویٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے نہ تو خواجہ آصف نے ان کی کوئی ایسی بات کی ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ یہ حکومت کی حلقے میں ہلچل ہے. تو فی الحال ابھی جو ساری کاوشیں کی جا رہی ہیں وہ وفود جو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور ایک ترتیب بھی بتائی گئی تھی کہ کس طرح یہ مذاکرات ہوں گے، اور بتایا یہی جا رہا تھا کہ جیسے ایرانی وفود جب اسلام آباد پہنچیں گے تو پہلے حکومت اور میزبان جو ہے وہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، اور نکات جو امریکہ نے ان کو دیے ہیں وہ سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ امریکن وفود جب یہاں پہ ڈیلیگیشن پہنچے گا تو حکومت اور جو ہمارے پرائم منسٹر سمیت جو ہمارے ہیں قائدین ہیں وہ ان سے بات کریں گے، اور جن نکات پہ متفق ہوں گے اس کے بعد جو ہے ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جائے گا. تو ابھی اگر بات کی جائے تو حکومت تو اپنی ہی سرگرمیوں میں مصروف ہے، اور یہ مذاکرات کے سلسلے میں کافی زیادہ مصروف نظر آ رہی ہے. ایک طرف سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہماری ایجنسیز ہیں اور ساتھ میں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف حکومت بھی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی میں ہمیں کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اور دوسری سیکیورٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی حساس قسم کی معلومات جو ہیں اس کو بھی میڈیا پہ نشر کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھی، کیونکہ سلسلہ بہت نازک ہے اور معاملات بھی بہت نازک ہیں، تو ابھی اس طرح کی جو سرگرمیاں حکومت میں پھیلائی جائیں یا پھر عوام میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے بات کی جائے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو یہ ہے بہت زیادہ پھیلا دی جاتی ہے اور ایک پینک کریٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے بھی جو ہے وہ کوئی معاملات جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اسلام آباد میں صرف اور صرف مہمانوں کو ویلکم کہا جا رہا ہے. اور اگر شہریوں کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے شہری آج سارے ہی محصور ہو کے رہ گئے تھے، اور باقاعدہ طور پہ یہاں پہ چھٹی دی گئی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں رہیں، کیونکہ راستے جو ہیں وہ اسلام آباد کے بند ہیں. ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے، بلکہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ موجود جتنی بھی بلڈنگ تھے ان کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے. اب یہ مذاکرات جو ہیں یہ جاری ہیں، اور صبح بھی یہ مذاکرات جاری رہیں گے، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ کوئی خوشخبری جو ہے وہ لازمی ملے گی، اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عالمی امن کی بات ہے. عالمی امن کی بات آتی ہے تو پورے اقوام عالم جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہو جائیں. کسی طرح امریکہ ایران جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آرام سے بات کریں، اور ہم بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، اور تمام دنیا جو ہے وہ اس وقت، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد پر مرکوز ہیں، مذاکرات پر مرکوز ہے کہ کس طرف اونٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور سب یہی توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح سے جنگ کے بادل پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے وہ کہیں نہ کہیں اب ختم ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں. اچھا خادم علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے، جیسے کہ میں نے عبداللہ حمید صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوئی عرب ممالک کی، جہاں ہم نے بات کی سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، ڈفرینٹ کنٹریز پہ جب ایران نے اٹیک کیا، ان کے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، اور سعودی عرب اس پہ کافی جو ہے وہ تشویش میں بھی رہا، اور جس طریقے کے اس کے ریاکشن تھے وہ ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ کس طرح سے سعودی عرب نے اس چیز کو ٹیکل کیا ہے. ایسے میں پاکستان بڑی کروشل کنڈیشن کے اوپر تھا، بڑی سچویشن اس کی کروشل تھی کہ کس طرح سے وہ اس معاملات کو ہینڈل کرے، کیونکہ ایک طرف سعودی عرب، ایک طرف ایران. ایسی کنڈیشن کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسی ہلچل آپ نے دیکھی، کس طرح کا پریشر آپ نے حکومت کے اوپر دیکھا، اور اس پریشر کو کیسے ٹیکل کیا حکومت نے؟ دیکھیے جی، اس میں محمد بن سلمان کو، ولیعہد سعودی عرب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تحمل سے، بردباری سے، اور وہ جو حملے ہیں جو اصل مقاصد تھے اسرائیل کے وہ یہی تھے کہ یہ بعد میں جب ہمارا حملہ ہو جائے اس کے بعد عرب ممالک اور جو ایران ہے ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ چھڑ جائے، اور یہ دونوں ممالک جو ہے سائڈ پہ ہو جائے. جو اصل مقاصد تھے ان کے وہ محمد بن سلمان نے اور عرب قیادت نے، قطر کی قیادت نے، بحرین کی قیادت نے، عمان کی قیادت نے اس کو ناکام بنایا. میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن اس میں سب سے زیادہ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور اسحاق ڈار صاحب، کہ وہ ان ممالک کے ساتھ رابطے میں رہے، اور انہوں نے جو اسرائیل کا اور امریکہ کا جو اصل مقصد تھا وہ کامیاب نہیں ہونے دیا، اور ان کو جو ہے ٹیبل پہ بٹھا دیا. اگر دیکھیں یہ تو دوسرے درجے کی قیادت آلریڈی آ چکی ہے یہاں پہ، اور انہوں نے مذاکرات کیے ہوں گے، جس طرح انہوں نے مختلف دونوں ممالک نے اپنے نکات پیش کیے، اس پہ بہت کام ہو چکا ہے. اب جے ڈی وینس جب اب نکل آیا ہے
और जो ईरान की क़यादत आए, तो ये तकरीबन हातमी हो चुका है इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान ने कि उसमें ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि ये एक तारीखी मौका होगा पाकिस्तान के लिए। वो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह। वो हमारे एक बहुत सादा सा एक बंदा, उसने कहा था कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की जो है पेट्रोल और डीजल जो है सस्ती कर दी इंशाल्लाह, और सस्ती कर देंगे। पूरी दुनिया का जो है कारोबार जो है शहबाज शरीफ ने खोल दिया, वरना जो कारोबार था पूरी दुनिया का वो हो चुका था। मैं पाकिस्तान के लिए यही कह सकता हूँ कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगी, और पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा, पाकिस्तान की जो है मईशत अब बिल्कुल बेहतर खादिम होगी। साहब, ये जो आपने अवाम की दिल की बात की है, क्योंकि अवाम तो यही चाहती है कि कहीं ना कहीं हमें भी रिलीफ फराहम किया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपके सामने हैं, हर अशिया खुर्दनोश की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, जो ग्लोबली इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हम पड़ता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में अवाम जो है वो उससे सफ़र कर रही है, और कहीं ना कहीं वो ये उम्मीद लगाए बैठे कि इन तमाम मराहिल को गुजरने के बाद शहबाज शरीफ साहब इस सिचुएशन में भी उनको रिलीफ कहीं ना कहीं फराहम करेंगे। अच्छा खादिम साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी। ये जो अभी मुज़ाकराती मेज़ तैयार हो चुका है, इस्लामाबाद पे तमाम लोगों की नज़रें हैं। अब इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ऐसे में जेडी वेंस की जानिब से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम भी कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। किस तरफ इशारा है उनका, कैसी संजीदगी जाहिर करने का वो कह रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, कुछ इसका आइडिया देंगे? देखिए, इस तरह जो है वो पहले लोग कहते हैं जब मुज़ाकिर टेबल पर बैठते हैं, फिर उसमें जो है कुछ लोग कुछ दो की बातें होती है। अगर दोनों टेबल पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो है दोनों को यकीन है। और दूसरी बात है कि दोनों जो है उन्होंने अपने कौम को भी खुश करना है और इस तरह की बातें करनी है। जैसे मैंने बताया था कि जो उनके वजीर जंग है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फतह का ऐलान कर दिया। इस तरह ईरान ने किया, तो ये भी इसी तरह के दावे, इसमें कोई ऐसी वो नहीं होता। ये जब आ जाएंगे, मेरा ख्याल ये है, और आप लोग जो लोग समझते हैं इन्हीं निकात को, तो वो समझते हैं कि जब यहाँ पे बैठते हैं क़यादत, तो ये तमाम निकात जो है इस पे गौर गौस किया होता है, और ये तकरीबन हातमी होते हैं। थोड़े से नुकात रहते हैं, तो अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह जो है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और जंग जो है वो जो सीज फायर हुआ, ये मुस्तकिल जो है जंग बंदी हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद यही है, और इसी तरीके से तमाम तर चीज़ें भी मैनेज की गई हैं। आयशा, आपसे जानना चाहूँगी, पार्लियामेंट आप कवर करती हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर क्या तासुरात हैं, क्या कहते हैं वो लोग, और इस सिचुएशन को जो डिलीवर हो रही है पाकिस्तान की तरफ से कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनको एक मेज़ पर लाकर बिठा दिया गया है, क्या उनके नज़रिए हैं, क्या शेयर करते हैं वो आपसे? जी, हुकूमती इत्तेहादी जमातें तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस तरह आम पाकिस्तानी और मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो हैं खुश हैं, इसी तरह वो भी खुश हैं, और इसको बहुत बड़ी सफारती कामयाबी करार किया जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सफारती हब भी बन चुका है, और इतने बड़े बड़े ममालिक जिनके दरमियान ये जंग जारी थी, उनको एक टेबल पे बिठाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। एक मुज़ाकरात की टेबल तक लाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर बल्कि हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ साहब, और साथ में अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ना इंक्लूड करें, ये भी हमारे लिए बड़ा बुरा होगा, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, और बहुत ब्राइट माइंड जो थे वो इस सफारती बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे। अगर इत्तेहादी जमातों की बात की जाए तो वो तो बहुत खुश है, लेकिन अगर पीटीआई की बात की जाए तो उन्होंने भी इस सफारती कामयाबी को सराहा है, और पीटीआई की जानिब से भी इस कामयाबी को पाकिस्तान की कामयाबी करार दिया जा रहा है। और जैसा कि ईवान में जो महमूद अरशदी अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो कोई और ही लोग होंगे जो पाकिस्तान की इस कामयाबी को सराहे ना, हम तो दिल से एक्सेप्ट करते हैं, और हम इस तमाम सूरत हाल पे प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए। और आप देखें कि जब पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए पेशकश की थी, तो कुछ ऐसे ममालिक मजाक उड़ा रहे थे, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे माइंडसेट थे जो बहुत ज्यादा इस
बात को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान के मशरिक़ी वस्ता के जो ममालिक हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मजबूत ताल्लुकात थे और हैं भी। और इसके अलावा जैसे पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चला है और कहा है कि वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। इसी तरह हमारे रूस के साथ भी ताल्लुकात बेहतरीन थे, अमेरिका के साथ भी थे, चाइना के साथ भी थे, और बाकी जो खलीजी ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और तुर्की जो हैं वो भी बहुत अच्छे उनके साथ हमारे ताल्लुकात थे। तो देखा जाए तो पाकिस्तान ने इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए इसमें अपना किरदार अदा करने की ठानी और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी भी अदा की है। अब एक टेबल पे तो ले आए हैं, जैसे कि अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा था कि लाजमी नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हों तो पाकिस्तान को ही क्रेडिट मिलेगा, बल्कि क्रेडिट तो मिल चुका है, उनको एक टेबल पे बिठा दिया गया है। और जिस तरह से आपने अभी बात की थी अमेरिका की तरफ से फिर एक स्टेटमेंट दे दी गई है और किस तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसका सिंपल इशारा ये है कि ईरान को एटमी पावर बनाने से रोकने के लिए तमाम चीजें की गई। और इसराइल जो है वो चाहता ही नहीं है कि ईरान जो है वो एटमी पावर बने, और इसके एटमी पावर को खत्म करने के लिए तमाम तर सूरत हाल जो है ये पैदा हुई थी। और इनके जो मकासद थे रिजिम चेंज करना, वो अमेरिका के मकासद जो है कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसराइल के जो मकासद थे कि यहाँ पर जो उनकी क़यादत है उनको ख़त्म करना, तो वो किसी हद तक अपनी बात में जो है वो कामयाब हो चुका है, क्योंकि इनकी काफ़ी क़यादत जो जिसमें साइंटिस्ट भी थे उनको भी शहीद कर दिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक नुक्ता जिस पे ईरान जो है वो सीरियस हो सकता है और जिस तरह धमकी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि अगर ईरान संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगा तो मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं। मुझे वो लगता है कि वो यूरेनियम की अफसुदगी है कि यूरेनियम के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, उसको एटमी पावर बनने के लिए जो है वो प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो जो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है इसको खत्म करे, या फिर कोई ऐसा मुआहिदा करे जिसमें ये जो अपने एटमी पावर बनने के लिए एटॉमिक जो वेपन्स बना रहा है उससे दस्तबरदार हो जाए। खादिम साहब, जैसे कि आयशा ने बोला है कि इजराइल को जब मेंशन किया गया है, क्योंकि इजराइल जो कि लगाम उसको कोई डालने वाला नहीं है। हमने देखा कि जब ये मुज़ाकरात की बात हो भी रही थी या जगबंदी की सिचुएशन पे भी तमाम तर चीज़ें डिसाइड हो गई थी, पाकिस्तान ने जब कहा कि आप 2 हफ्तों के लिए जो है वो जंगबंदी की सिचुएशन को बरकरार रखें, ऐसे में इजराइल ने जो कि नुक्ता उस तमाम तर शराइत में शामिल था कि लबनान पर बमबारी नहीं की जाएगी, लेकिन लबनान पर उन्होंने फिर बमबारी की और उसके बाद वहाँ पर कई अफराद जो कि शहीद हुए और जाबहाक भी हुए, और जिस तरीके से हमने वहाँ का पूरा मंजरनामा देखा वो आपके सामने था। इजराइल को लगाम कौन डालेगा? और इजराइल जो कि इस सिचुएशन के ऊपर अब भी यही चाहता है कि ईरान से किसी किस्म की कोई बात ना की जाए और कोई मुज़ाकरात ना हो, बस उनको एक कहते हैं ना सिग्नल दे दिया जाए कि वो तमाम तर चीज़ों को ख़त्म कर दें। तो इजराइल जो कि एक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब भी रखता है और वो इसी पॉलिसी पे भी चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, अमेरिका उसका साथ देते हुए भी हमें दिखाई देता है, और ऐसी सिचुएशन में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इजराइल का क्या इसमें कैरेक्टर होगा, क्या चीज़ें होंगी जो कि इजराइल प्रिटेंड करने को सामने आएगा? देखिए, इसमें आप अगर अमेरिकन कहें ना कि हमने जो है पता हासिल कर ली, वो ये कह सकता है कि जी हमने जो है इनका जो यूरेनियम है वो हासिल कर दी या उसको तबाह कर दिया, वो ये कह सकते हैं कि क़यादत हमने ख़त्म कर दी। लेकिन जो इसराइल चाहता था वो तो उसमें नाकाम हुआ, तो इसराइल का जो है एक बहुत बड़ी नाकामी उनको सामना करनी पड़ी, और वो जो इनके ख्वाहिशात थे और मुस्तकबिल में भी वो करना चाहते हैं। अब देखिए, मुस्तकबिल में तो कोई भी इसराइल का इस तरह जिस तरह ट्रम्प ने साथ दिया और इस जंग में उसको धकेला उनको, तो वो अब तो कोई भी नहीं आएगा इसराइल किस तरह मदद करने के लिए। तो इसराइल को तो बड़ी शिकस्त हुई है, वो किसानी बिल्ली कंबा नोचे वाली उनकी मिसाल है, वो पागल हो चुका है, वो एक शैतान रियासत है, नाजायज रियासत है। और ये जो जितने यहाँ पे फसादात है इस आलम इस्लाम के, उसमें ये सारी जो है उसके पीछे जो है इसराइल है। यहाँ पे मैं एक और मुल्क की बात करना चाहता हूँ जो इसराइल के वो है इत्तेहादी है, और जो अपने आप को विशु कहते थे कि जी हम जो है पूरी दुनिया के क़यादत कर रहे हैं, उसका आज जो है कोई नाम ही नहीं लेता। ये
1 अरब 50 करोड़ के मुल्क को जो अपने आप को गुरु कहते थे, वो जो है आज बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुका है। उसका कोई इस पूरे उसमें अगरचे उस खित्ते में ये भी साहब, मौजूद है। लास्टली बस मुझे ये बता दिएगा कि ये जो अभी मुज़ाकरात के अंदर तमाम तर चीज़ें शामिल हुई हैं, ऐसे में जैसे कि हमें आयशा ने भी कहा कि यूरेनियम अफजदगी की अगर बात हो या फिर एटमी हथियार की बात हो या फिर दीगर जो पहले भी मुतालबात अमेरिका सामने रख चुका है ईरान के, और उस पर ईरान जो है वो अपनी रजामंदी नहीं जाहिर कर रहा है। अगर आज भी यही तमाम तर मेज़ पर बातें होती हैं और ये दोनों मुल्क मुत्तफिक नहीं होते तो नतीजा क्या होगा? देखिए, ईरान और अमेरिकन की जो पहली ओमान में जो मुज़ाकरात हुए थे और जनेवा में जो मुज़ाकरात हुए थे, उसमें बहुत बातों पे जो है इत्तेफाक हो चुका था। ईरान सारी बातें जो है मान चुके थे, लेकिन वो जो जैसे आपने बताया इसराइल की वजह से जो है ट्रंप ने हमला कर दिया। और अभी भी जो जेडी वेंस जो आ रहे हैं, वो खुशाइन बात ये है कि जेडी वेंस जो है इस जंग को वो नहीं रखना चाहता है और वो जंग को खात्मा चाहते हैं। इसलिए ईरान ने जो है जेडी वेंस का कहा कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। मुझे जो है बहुत से अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा उम्मीद है, इंशाल्लाह मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। वो जो जंग है, तीसरी आदमी जंग जो चलनी थी, जो वो धमकी दे रहा था कि मैं जो 6000 ईयर का सिविलाइजेशन है उसको आज खत्म करने जा रहा हूँ, वो खत्म हो चुका है। वो कहानी खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह जो है ये रास्ता भी खुलेगा, तिजारत भी खुलेगी और मुल्क दुनिया में जो है बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी दुनिया इस वक्त यही तवक्को कर रही है, यही उम्मीद लगाए बैठी है कि जो मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में मुनक्किद किए जा रहे हैं वो कामयाब हो और जो जंग के बादल हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएं और जो अमन की एक राह है वो हमेशा से चलती रहे। हमारा पैनल मौजूद था, रहनुमा नून लीग खादिम अली यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारी कॉरेस्पोंडेंट आयशा नाज हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। कल दोबारा हाजिर होंगे प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़।